हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज रॉय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायो कॉन्सेप्ट में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने देखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेक्सुअल और एक होते हैं बाइसेक्सुअल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दो सेपरेट इंडिविजुअल्स में होता है उसको हम लोग बोल देते हैं यूनिसेक्सुअल। और अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता था तो हम लोग उसको बोल देते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और प्लांट के लिए, प्लांट में हम लोग यूनिसेक्सुअल कंडीशन को बोलते थे डायोसियस और बाइसेक्सुअल कंडीशन को बोलते थे मोनोसियस। उसी तरीके से फंगस के अंदर हम लोग यूनिसेक्सुअल कंडीशन को बोलते थे हेटेरोथेलिक और बाइसेक्सुअल कंडीशन को बोलते थे होमोथेलिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को। जैसा कि हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था, वैसे ही आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था, सबसे पहला पॉइंट कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन उसी तरीके से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्टूडेंट्स, ये यूनिपेरेंटल प्रोसेस नहीं है, ये एक बायपेरेंटल प्रोसेस है। क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि इस प्रोसेस के अंदर अगर आपको नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना है तो आपको गैमेट का फ्यूजन कराना पड़ेगा, और गैमेट का अगर आपको फ्यूजन कराना पड़ेगा तो गैमेट आएगा कहां से? मेल गैमेट आएगा मेल से और फीमेल गैमेट आएगा फीमेल से। तो इस रिप्रोडक्शन के अंदर स्टूडेंट्स आपको दो पेरेंट चाहिए, इसलिए हम इस रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल बायपेरेंटल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये एक कैसा प्रोसेस है? इट इज अ बायपेरेंटल प्रोसेस। इट इज अ बायपेरेंटल प्रोसेस। तो स्टूडेंट, जब बायपेरेंटल हम लोगों ने लिख ही लिया है तो हम लोग जान भी लेते हैं कि ये एक बायपेरेंटल प्रोसेस क्यों है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो इसके अंदर अगर हमें और नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना है तो हमें दो गैमेट की जरूरत पड़ेगी, और दो गैमेट की जरूरत पड़ेगी तो हमें दो सेपरेट ऑर्गेनिजम्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो एक हमें जरूरत पड़ेगी मेल और एक हमें जरूरत पड़ेगी फीमेल। ठीक है, जो स्टूडेंट मेल है इसके पास होगा मेल सेक्स ऑर्गेन, और स्टूडेंट जो फीमेल है इसके पास होगा फीमेल सेक्स ऑर्गेन। जो मेल है उसके पास होगा मेल सेक्स ऑर्गेन, और जो फीमेल है उसके पास होगा फीमेल सेक्स ऑर्गेन। जो स्टूडेंट मेल है इसके पास मेल सेक्स ऑर्गेन है, तो इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? मेल गैमेट का। और जो फीमेल है इसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गेन है, तो इसमें किसका फॉर्मेशन होगा? फीमेल गैमेट का। ठीक है, इसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, इसमें फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और अगर हम ह्यूमन का ही एग्जांपल ले ले तो यहां पर फॉर्मेशन होगा किसका? स्पर्म का। ठीक है स्टूडेंट, किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का। और अगर हम फीमेल गैमेट ले ले ह्यूमन में तो यहां फॉर्मेशन होगा ओवम का। ये क्या है स्टूडेंट? ये है स्पर्म, और ये स्टूडेंट क्या है? ये है ओवम। और उसके बाद इन दोनों का फ्यूजन होगा, और फ्यूजन होने के बाद यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट? फ्यूजन, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन होगा या फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद बनेगा जाइगोट, और जाइगोट फिर आगे चल के एक न्यू ऑफस्प्रिंग में चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके अंदर हमें नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए कितने गैमेट की जरूरत पड़ी? दो गैमेट की, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। और दो गैमेट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने सेक्स ऑर्गन चाहिए? दो सेक्स ऑर्गन चाहिए, एक मेल सेक्स ऑर्गन चाहिए और एक फीमेल सेक्स ऑर्गन चाहिए। मेल सेक्स ऑर्गन किसमें होगा? मेल में। फीमेल सेक्स ऑर्गन किसमें होगा? फीमेल में। लेकिन ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन की बात हो रही है।
जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है और ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये दो सेपरेट इंडिविजुअल में हो, ये सेम ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हो सकता है। और अगर सेम ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा तो हम लोग उसको बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलेंगे, और अगर डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर, सेपरेट इंडिविजुअल के अंदर होगा तो हम लोग उसको यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक बाय पेरेंटल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है स्टूडेंट? बाय पेरेंटल प्रोसेस। ठीक है, कैसा प्रोसेस है? ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोगों ने जाना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बायोपेरेंटल प्रोसेस। अब हम लोग इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक उसी का उल्टा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्टूडेंट पढ़ा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक अमीबा की बात करें तो अमीबा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है फिजन से, और अमीबा को अगर एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना तो उसे मात्र 20 to 30 मिनट्स लगेंगे। वही अगर हम एक ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन को एक नया चाइल्ड प्रोड्यूस करने में 9 मंथ का समय लगेगा। एक काऊ की बात करें, एक बफेलो की बात करें तो 9 to 10 मंथ लगेगा। एक अगर हम एलिफेंट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 2 years लगेगा। तो स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is a biparental process, sexual reproduction is a complex process, and sexual reproduction is a very slow process। sexual reproduction biparental process है, sexual reproduction एक slow process है, और sexual reproduction जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया इसका कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बायपेरेंटल प्रोसेस। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? Sexual reproduction is very complex process। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है? वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी स्लो प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है? वेरी स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर हम इसको असेक्सुअल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ कॉम्प्लेक्स की जगह क्या होगा? सिंपल होगा। यहाँ स्लो की जगह क्या होगा? फास्ट होगा। स्टूडेंट्स, अगला हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। चूंकि स्टूडेंट ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरी क्या था? फास्ट प्रोसेस था और बहुत ही सिंपल प्रोसेस था, इसलिए उसमें एनर्जी बहुत कम खर्च होती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज हाई एनर्जी, it is high energy expenditure, it is high energy expenditure process। इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा खर्च होती है। तो इट इज वेरी हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रोसेस। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता था वो सिंगल पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस होता था। ठीक है, इसका मतलब क्या कि जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता था उसमें सिर्फ एक पेरेंट का डीएनए जाता था। लेकिन स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाय पेरेंटल प्रोसेस है। तो बाय पेरेंटल प्रोसेस होने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है उसके अंदर 2 कॉपी ऑफ डीएनए जाता है, वन फ्रॉम मैटरनल साइड एंड वन फ्रॉम पैटर्नल साइड। मीन्स एक मदर के साइड से और एक फादर के साइड से। ठीक है, जिसके कारण जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, यानी देखने में, और जेनेटिकली मतलब जीन के लेवल पर, डीएनए के लेवल पर अपने पेरेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मींस नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट के एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होता है। वही अगर हम इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपेयर करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट क्या होता था
कि जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता था वो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होता था, ठीक है। तो उसका जो नया चाइल्ड आता था उसके अंदर सिंगल डीएनए होता था जो कि एक ही पेरेंट से आता था। तो उसका जो चाइल्ड था वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल होता था, इसलिए हम उसको क्या बोलते थे, क्लॉन बोलते थे, ठीक है। क्योंकि वो अपने पेरेंट के बिल्कुल क्या होता था, आइडेंटिकल होता है। और क्लोन के ग्रुप को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन। और सोमा क्लोन के अंदर अगर थाउजेंड्स मेंबर है, लाख मेंबर है, तो उसके एक यूनिट को क्या बोलते थे, रैमीट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं कि क्योंकि इसके अंदर दो कॉपी ऑफ डीएनए आता है, वन फ्रॉम मदर साइड और वन फ्रॉम फादर साइड, तो द ऑफस्प्रिंग ऑफ sexual reproduction, the offspring of sexual reproduction is morphologically and genetically not identical to their parents। तो ये स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बायपेरेंटल प्रोसेस। दूसरा क्या पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तीसरा क्या पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। चौथा क्या पढ़ा कि इट इज अ हाई एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रोसेस। पांचवा क्या पढ़ा कि जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जो नया संतान उत्पन्न होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वो मॉर्फोलॉजिकली यानी देखने में एंड जेनेटिकली यानी आनुवांशिक रूप से डीएनए के लेवल पर, जीन के लेवल पर अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है स्टूडेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या है, अपने पेरेंट के बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। मतलब क्या कि अपने पेरेंट से इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन है, और यही वेरिएशन स्टूडेंट्स इसके अंदर नए कैरेक्टरिस्टिक्स को, नए फीचर्स को इवॉल्व करता है ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सके। इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर है, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन नहीं होता है जेनेटिक मटेरियल में, और वेरिएशन नहीं होने के कारण ऑफस्प्रिंग के अंदर नए कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आते हैं, नए फीचर्स नहीं आते हैं, जिसके कारण वो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्योंकि दो पेरेंट का डीएनए आता है, जिसके कारण उनके ऑफस्प्रिंग में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, और यही वेरिएशन इवोल्यूशन का कारण होता है, उनके अंदर नए फीचर्स का कारण होता है, जो कि उन्हें अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए फिट बनाता है, ठीक है। तो हम लोग अगला फीचर डिस्कस करें। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, द ऑफस्प्रिंग ऑफ sexual reproduction is variant, is genetically different from their parents, due to variation in genetic material, and this leads to evolution, जो ऑफस्प्रिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो जेनेटिकली क्या है, अपने पेरेंट से डिफरेंट है, ठीक है, ड्यू टू वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल, एंड दिस लीड टू क्या है, इवोल्यूशन।
और ये किसका कारण है? इवोल्यूशन का। और इवोल्यूशन का मतलब क्या है? न्यू फीचर्स। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? न्यू फीचर्स। और न्यू फीचर्स क्या करते हैं? हेल्प्स टू सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिकली, ठीक है, नॉट फुली लेस वेरी लेस जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स ड्यू टू वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इनके जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा सा वेरिएशन होता है और ये इवोल्यूशन का कारण होता है। और इवोल्यूशन का मतलब है नए फीचर्स का आना, और ये नए फीचर्स जो ऑफस्प्रिंग है उसको एडवर्स कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए फिट बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है सेल डिवीजन। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। एक क्या होता है? माइटोसिस, और एक होता है मियोसिस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर केवल और केवल माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, क्योंकि उसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्टूडेंट माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है, क्योंकि मियोसिस के द्वारा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब मियोसिस डिवीजन क्या है और माइटोसिस डिवीजन क्या है, ये हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीजन इज ओकर। ठीक है, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी क्या होता है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग इमेजिन कर लेते हैं ये एक सेल है और इस सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर है x। क्रोमोसोम का नंबर क्या है स्टूडेंट? x। सबसे पहले हम लोग माइटोसिस डिवीजन पढ़ रहे हैं और ये सेल स्टूडेंट माइटोसिस डिवीजन में जा रहा है। कौन से डिवीजन में? माइटोसिस डिवीजन में। ठीक है स्टूडेंट, और माइटोसिस डिवीजन होने के बाद ऐसा हम मान लेते हैं स्टूडेंट, इस सेल से दो सेल बना। कितना सेल बना? दो सेल। और दो सेल जो बनेगा स्टूडेंट्स नया, उस जो नए डॉटर सेल बनेंगे दो, इन दोनों सेल में भी क्रोमोसोम का नंबर x होगा और क्रोमोसोम का नंबर x होगा। तो यहां पर भी ये जो पेरेंट सेल है ये और ये जो डॉटर सेल है ये, इन दोनों के अंदर स्टूडेंट क्रोमोसोम का नंबर सेम है, इसलिए हम लोग माइटोसिस डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, वही अगर हम स्टूडेंट जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, ठीक है, वही स्टूडेंट अगर हम मियोसिस डिवीजन की बात करें, ठीक है, मियोसिस, ठीक है, वही स्टूडेंट अगर हम मियोसिस डिवीजन की बात करें तो ऐसा मान लेते हैं कि पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या है? x है। तो जो नए डॉटर सेल बनेंगे स्टूडेंट, उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा x/2 और x/2। मींस क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल में क्या हो गया? हाफ हो गया। इसलिए हम लोग मियोसिस डिवीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। अब हम स्टूडेंट चर्चा करेंगे आखिर हमें जरूरत क्यों मियोसिस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डेफिनेशन में ही डिस्कस किया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जब तक गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक नया ऑफस्प्रिंग नहीं बनेगा। और गैमेट के फॉर्मेशन के लिए हमें इस डिवीजन की जरूरत पड़ती है, मियोसिस की। किसके लिए स्टूडेंट? गैमेट के फॉर्मेशन के लिए। कैसे स्टूडेंट्स? याद करो कि ह्यूमन का अगर हम एग्जांपल ले तो ह्यूमन की बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? इन एवरी सेल 46 क्रोमोसोम। ठीक है, और स्पर्म के अंदर कितना क्रोमोसोम होता है जो कि मेल गैमेट है? 23 क्रोमोसोम। तो स्पर्म के अंदर वो जो 23 क्रोमोसोम्स आया, ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्रोमोसोम किस डिवीजन के द्वारा आया? मियोसिस के द्वारा।
ठीक है। अगर मियोसिस डिवीजन नहीं होगा तो जो गैमेट है, स्पर्म है, उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं हो पाएगा, और हाफ नहीं हो पाएगा तो 46 रह जाएगा। तो मेल की साइड से भी 46 आ जाएगा, फीमेल की साइड से भी 46 आएगा। पता चलेगा जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया, 92 हो गया। फिर अगर वो कभी रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके ऑफस्प्रिंग के अंदर 92 प्लस 92 कितना हो गया, 184। और एक समय ऐसा आएगा बॉडी के अंदर केवल डीएनए रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करने के लिए जो डिवीजन होता है, उस डिवीजन का नाम है मियोसिस। ठीक है, अगर ह्यूमन के बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, मियोसिस हुआ, तो स्पर्म में 23। फीमेल के बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, मियोसिस डिवीजन हुआ, ओवम में 23, दोनों फ्यूज हुआ तो जाइगोट में कितना, 46। तो क्रोमोसोम का नंबर क्या है, मेंटेन है, बैलेंस है। देख लेते हैं एक बार। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मेल के अंदर जिस सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल बोलते हैं। और फीमेल के अंदर जिस सेल से ओवम का फॉर्मेशन होगा उस सेल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ओगुनिया सेल। ठीक है, और इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर होता है स्टूडेंट 46, और इसके अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, 46। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस मेल जर्म सेल के अंदर, इस मेल जर्म सेल से बनेगा स्पर्म। क्या बनेगा, स्पर्म। और यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 23। जो ओगोनिया सेल है यहाँ पर स्टूडेंट ओवम बनेगा, और यहाँ पर भी क्रोमोसोम का नंबर कितना आएगा, 23। दिस इज मेल गैमेट एंड दिस इज फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, पेरेंट में कितना क्रोमोसोम है, 46, और ये जो डॉटर सेल बना है, गैमेट बना है, इसमें कितना है, 23। यहाँ पर भी देखो कितना है, 46, और यहाँ पर कितना है, 23। तो जो नया सेल बन रहा है उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ है, मतलब यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ होगा, यहाँ पर डिवीजन हुआ होगा मियोसिस। यहाँ पर कौन सा डिवीजन हुआ होगा, यहाँ पर डिवीजन हुआ होगा मियोसिस। ठीक है, जिसके कारण जो नया सेल बना, डॉटर सेल, इनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, हाफ हाफ हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जिस सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है उस सेल को हम लोग मियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मियोसाइट्स। तो इसके अंदर मेल जर्म सेल के अंदर और ओगोनिया सेल के अंदर, ठीक है, इन दोनों के अंदर मियोसिस डिवीजन हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेल जर्म सेल है या जो ओगोनिया सेल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मियोसाइट्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, मियोसाइट। अब देखो स्टूडेंट, स्पर्म के अंदर 23, ओवम के अंदर 23। अब जब इन दोनों के अंदर फ्यूजन होगा तो नीचे बनेगा जाइगोट, और जाइगोट के अंदर स्टूडेंट क्रोमोसोम कितना हो गया, 46। 23 कम्स फ्रॉम स्पर्म एंड 23 कम्स फ्रॉम ओवम, और जाइगोट के अंदर देखो क्रोमोसोम का नंबर 46 मेंटेन हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर मियोसिस डिवीजन नहीं होगा तो आने वाले ऑफस्प्रिंग में, आने वाले जाइगोट में क्रोमोसोम का नंबर स्टूडेंट मेंटेन नहीं होगा। तो इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मियोसिस डिवीजन जरूरी है। और अगर हम असेक्सुअल की बात करें तो असेक्सुअल में तो दो पेरेंट का फ्यूजन ही नहीं होता था, सिंगल पेरेंट होता था। तो सिंगल पेरेंट के अंदर जितना क्रोमोसोम होता था उसके जो नया ऑफस्प्रिंग आता था उसमें सेम का सेम ट्रांसफर हो जाता था। तो वहां में मियोसिस की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो यूनिपेरेंटल प्रोसेस था। यहाँ मियोसिस की जरूरत इसलिए क्योंकि ये बाय पेरेंटल प्रोसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, या फिर हम लोग जानेंगे स्टूडेंट कि जैसा कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो कौन से स्टेज में आकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इसी के साथ टॉपिक स्टार्ट करेंगे इवेंट्स इन लाइफ, कि हमारे लाइफ के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और हम लोग किस इवेंट्स में आकर के किस इवेंट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी के साथ खत्म होता है। और अब हम लोग शुरू करेंगे कि हम लोग अपने लाइफ के किस इवेंट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं। ठीक है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फंगस है, जैसे प्लांट्स है, जैसे एनिमल्स है। और स्टूडेंट्स, आप जब इसको देखते हो तो आपको इन सब का मॉर्फोलॉजी
या इंटरनल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट नजर आता होगा। जैसे फंगस की बात करें तो फंगस का मॉर्फोलॉजी अलग है, दिखने में अलग है, प्लांट का मॉर्फोलॉजी अलग है, और जो एनिमल्स है उनका मॉर्फोलॉजी अलग है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लांट्स फोटोसिंथेटिक होते हैं, फंगस नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, एनिमल्स नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। लेकिन स्टूडेंट सरप्राइज की बात यह है कि भले ही इनका इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी डिफरेंट है, भले ही इन सभी ऑर्गेनिजम्स का मॉर्फोलॉजी अलग है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के करने का जो पैटर्न है इनका वो सिमिलर होता है। कोई भी ऑर्गेनिजम्स अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का पैटर्न क्या होता है, सिमिलर होता है, चाहे वो फंगस हो, चाहे वो प्लांट हो, और चाहे वो एनिमल हो। ठीक है स्टूडेंट, पहले कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी फंगस हो, पहले वो रिप्रोडक्शन करने से पहले मैच्योर होंगे, रिप्रोडक्शन करने के लिए एलिजिबल होंगे, फिर वो रिप्रोडक्शन करेंगे, और फिर लास्ट में उनका बॉडी डिजेनरेट होने लगेगा और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब अगला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम लोग यही शुरू करने वाले हैं कि हमारे लाइफ के अंदर या एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर या फंगस के लाइफ के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और वो किस इवेंट्स में आकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करते हैं। ठीक है, तो इवेंट्स इन लाइफ, इवेंट्स इन लाइफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लाइफ के अंदर 3 इवेंट्स होता है। ठीक है, एक सबसे पहला जो इवेंट होता है स्टूडेंट, उस इवेंट्स को बोलो, इवेंट्स भी बोल सकते हैं या हम इसको फेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, इवेंट्स या फेज। तो स्टूडेंट्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लाइफ में जो सबसे पहला फेज होता है उस फेज को हम लोग बोलते हैं जुवेनाइल फेज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जुवेनाइल फेज। और प्लांट के अंदर, ये एनिमल के लिए स्टूडेंट हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, और प्लांट के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग जुवेनाइल फेज को बोलते हैं क्या? वेजिटेटिव फेज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वेजिटेटिव फेज। अगर हम बात करें जुवेनाइल फेज की, तो जुवेनाइल फेज स्टूडेंट हमारी लाइफ का वो फेज होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं और हम लोग मैच्योर होते हैं और हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एलिजिबल होने की तैयारी करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो फेज होता है स्टूडेंट, उसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और उस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिप्रोडक्टिव फेज। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिप्रोडक्टिव फेज। और सबसे लास्ट वाला जो फेज है इसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, प्लांट, फंगस रिप्रोडक्शन करते हैं। और तीसरा और जो सबसे लास्ट फेज होता है स्टूडेंट, वो होता है सेनिसेंट फेज। सेनिसेंट फेज स्टूडेंट, ये फेज हमारे लाइफ का सबसे लास्ट फेज होता है और इस फेज के अंदर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना लगभग बंद कर देता है। ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के जो सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं, वो डिजेनरेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे लाइफ के अंदर कितने फेज हैं? 3 फेज। कौन कौन सा फेज? एक है जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, दूसरा फेज है रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा फेज है सेनिसेंट फेज। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें हमारे लाइफ का सबसे पहला फेज कौन सा है? जुवेनाइल फेज। और इस फेज के अंदर स्टूडेंट क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन करने से पहले और ग्रोथ, उसके अंदर कुछ ग्रोथ होती है, वो मैच्योर होता है ताकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके या रिप्रोडक्शन कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। और प्लांट के अंदर स्टूडेंट इसी फेज को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज। तो हम लोग जुवेनाइल फेज को डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, जुवेनाइल फेज। ठीक है, all plants and animals, all plants and animals reach to a certain age of growth and maturity before रिप्रोडक्शन या बिफोर रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है, दिस फेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। ठीक है स्टूडेंट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट ग्रोथ और मैच्योर
होते हैं रिप्रोडक्शन करने से पहले, ठीक है। ग्रोथ और मैच्योरिटी की एज तक पहुंचते हैं रिप्रोडक्शन करने से पहले, और एनिमल के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसी फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। और स्टूडेंट्स मैं बता चुका हूं कि प्लांट के अंदर जुवेनाइल फेज को क्या बोलते हैं हम लोग, वेजिटेटिव फेज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, लेकिन रिप्रोडक्शन कर नहीं पाता है, और अगर वो रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दे तो स्टूडेंट वो किस फेज में चला जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज में। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो आज होप है कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट रिप्रोडक्टिव फेज एंड अबाउट सेनेसाइड फेज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।